हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध के बारे में। इसके पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके वर्ष और गवर्नर जनरल के विषय में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक रहा, जिसके गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका समय था 1790 से 1792 ईस्वी, जिसके गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका वर्ष था 1799 ईस्वी और जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर लगी होती थी। नोट: 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। अब महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। पहली संधि आंग्ल मैसूर युद्ध की। मद्रास की संधि हुई थी। पहली जो संधि थी मद्रास की संधि थी, जो 1769 ईस्वी में हुई थी। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि थी वो मंगलोर की संधि थी। मंगलोर की संधि थी वो 1784 ईस्वी में हुई थी। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि जो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो 1792 ईस्वी में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं सिख एवं अंग्रेज के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, जो प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब
यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोबिंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोबिंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोबिंद सिंह ने ही की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांगेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले में रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोबिंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में चुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर।
महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में अब पढ़ते हैं। पहली संधि हुई थी लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में। दूसरी थी भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख पूरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब हम देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब यहाँ से शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर को पढ़ना। पहले बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स थे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका काल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो 1774 से 1785 ईस्वी तक हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसके राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। मतलब जो वारेन हेस्टिंग्स था वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे, जिससे
जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय से सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को समाप्त करने वाला प्रथम भारतीय दुर्लभा राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट: 1786 में वारेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन मैकफर्सन इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्नवालिस के बारे में। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस रोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जिम्मेदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में
पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भूमि राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र रहते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर जॉन सोर। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन सोर ने। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले। सिंधिया एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मंछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। अब नोट है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों की भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। यहाँ नव युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ते हैं सर जॉन वार्लो के बारे में, जो 1805 से 1807 तक रहे। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, जो 1807 से 1813 ईस्वी तक रहे। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। आप पढ़ते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। और अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।